प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी असेंबली में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर 176 वोट्स लेकर स्पीकर मुंतखब हो गए। ऑपोजिशन इत्तेहाद की उम्मीदवार सैयद खुर्शीद शाह को 146 वोट मिले। साथ ही ऑपोजिशन इत्तेहाद में इख्तलाफात खुल के सामने आ गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजीर आजम के लिए शहबाज शरीफ के नाम पर अपने तहफ्फुजात के बारे में मुस्लिम लीग नवाज को आगाह कर दिया है। इससे पहले ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला हुआ था कि ऑपोजिशन इत्तेहाद का वजीर आजम का उम्मीदवार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से होगा और स्पीकर का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सिंध की सूबाई असेंबली में पीपल्स पार्टी के आगा सिराज दुरानी और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्ताक अहमद गनी स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। और आखिर में बात करेंगे जाली बैंक अकाउंट्स के केस की, जिसमें FIA ने आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं मुबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_ और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं @बोलबोलपाकिस्तान@dawnnews.tv। बीबी दिल तो मेरा कर ये रहा है कि वो जिस शख्स ने जॉन स्टूवर्ट को रिप्लेस किया, क्या ट्रेवर नोआ ने, जो इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप मैं बहुत दिनों से परेशान था। मैंने कहा यार अमरीकी मीडिया हमारे यहाँ इंतखाब हुआ है, नए वजीर आज़म आए हैं, कोई नोटिस ही नहीं ले रहा। तो हत्ता के बुरे अंदाज में भी नहीं, ज्यादती कर गया ट्रेवर नोआ। तो बिल आखिर कल उसने प्रोग्राम किया, बहुत जबरदस्त ज्यादती कर गया नुसरत साहब। वो कह रहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है। उसको मैं ये बताना चाहती हूँ ट्रेवर नोआ के 22 साल से जद्दोजहद कर रहे खान साहब। ट्रंप तो बहुत बाद में ये इस फील्ड में आया, तो मतलब इट शुड बी द अदर वे अराउंड कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अमेरिका का इमरान खान है, होना ये चाहिए। ये मतलब बहुत ज्यादती है हमारे खान साहब के साथ, बहुत ज्यादा नॉट फेयर, वेरी नहीं। वो कैसे, वो तो फिर दोनों सूरत में कंपैरिजन्स नहीं बनते ना कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो कोई कैंसर हॉस्पिटल नहीं बनाया, वगैरह वगैरह इस तरह शख्सियत। लेकिन ये कि इससे खान साहब के साथ बहुत जाती है, क्योंकि वो वैसे लग रहा है कि वो ट्रंप की नकल उतारे, हालांकि बिल्कुल मुझे भी बल्कि ये शुबा है कि ये खान साहब के किसी चहीते ने माल लगा दिया है इसको। क्यों? ये ट्रेवर बिक गया है। अब जब अगर वो देखेगा ना, क्योंकि ये देखता है इनको, जो लोग इस पे ये कॉमेडियन जो मजाक उड़ाते हैं ना, ये हो गया स्टीफन कोलबर्ग हो गया, इनके प्रोग्राम वो देखता है बहुत शौक से और फिर रिएक्ट भी करता है। अच्छा। अब जब वो देखेगा ना कि ये कह रहा है कि मुझसे मिलता जुलता शख्स पाकिस्तान आएगा तो वो खुश होगा, तो फिर हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो टेलीफोन जो अभी तक नहीं आया है वो आ जाए, शायद वो लेकिन आ जाए। आपको पता नहीं ट्रेवर को कितनी गालियां सुनने को मतलब शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा आप जी तुम बिके हुए हो, लिफाफा ट्रेवर, पटवारी ट्रेवर। मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन लिफाफा दूसरी जानिब से गया है। आपने समझने की बात करें ना, ट्रेवर ये कहेगा क्योंकि देखिए बात में मेरी, ट्रंप इन लोगों को अपना दुश्मन समझता है, उसका सारा फेक न्यूज ये वो वगैरह, और स्पेशली ये वो जब ये देखेगा कि मेरे दुश्मनों में से एक ये टेलीविजन पे ये कह रहा है कि मुझसे मिलता जुलता या मेरे जैसा या मेरा ही होगा ना, तो फिर तो अच्छा आदमी होगा जिसके बारे में बात कर रहा है। तो ये तो इट विल वर्क अदर वे अराउंड एनीवे। लेकिन चूंकि मसला हम आज सारा दिन, मैं तो भाई सुबह से असेंबली में फंसा हुआ था, लंबा एक टीडियस प्रोसेस होता है इलेक्शन का। बिल्कुल यकीनी बात है कि मैं तो जैसे आपको यानी कहे चले जा रहा हूँ, सरप्राइज कोई नहीं होने वाला, कोई सरप्राइज की तवक्को नहीं थी। ठीक है, नहीं उसकी मैंने वजह भी बयान की थी कि पहले दिन से जो मेन अपोजिशन जमात यानी सेकेंड, वो पीपल्स पार्टी वाले साफ उन्होंने कह दिया कि साहब हमने कोई अननेसेसरी जो है, हमने स्मूथ सेलिंग करनी। अब हुआ ये है, इसमें सिर्फ गलती जो हुई कि वो इमीडिएटली आफ्टर इलेक्शंस यहाँ पे ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मौलाना भी थे, चकजई साहब भी थे, ANP की भी रान। अच्छा, अब उसमें उन्होंने जज्बात में, मैं तो कहूँगा फरते जज्बात में, जो कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं मैं करता यानी पॉलिटिशियंस से, फौरी तौर पर देर एंड देन उन्होंने एक ऑल पार्टीज अलायंस वगैरह की बात कर दी, कुल जमाती इत्तेहाद। अच्छा, उसके बाद एक कमेटी बना दी
तो पहले तो ये बहस चलती रही कि मौलाना तो कह रहे थे कि जी ओथ ही ना लें और वहाँ जाए नहीं, अच्छा जाना भी है तो आप अंदर भी एहतजाज करें, हम बाहर भी करें, और पता नहीं वो हिकमत अमली भी बन रही थी, वो करते रहे। क्या हुआ उसका? उसको भी क्लियरली पीपल्स पार्टी कहती रही कि भाई हमने नहीं करना, हम तो जाएंगे और इत्मीनान से करेंगे, और ऑब्वियस रीजंस कि उनके पास सिंध है और उनकी सिचुएशन इंप्रूव भी हुई है, बिल्कुल। तो लेकिन इन्होंने कमेटी वगैरह बना के तो वहां पे ऐलान कर दिया कि जी ये साबित करने को कि वी आर कंबाइंड अपोजिशन, कि जी स्पीकर के लिए नामजद होंगे खुर्शीद शाह साहब, वजारत उस्मा के लिए शहबाज शरीफ मान गए थे उस वक्त वो, और डिप्टी स्पीकर के लिए JUI के असद आलम साहब। अब हुआ ये कि परसों रात से ये मैसेजिंग पीपल्स पार्टी ने क्लियरली करना शुरू कर दी कि शहबाज शरीफ को हम वजीर आजम नहीं मानेंगे, लेकिन वो इतना पब्लिकली नहीं किया। हाँ, वो मतलब रूमर्स थे, बहुत सारे बैकग्राउंड की वजह से। उसकी फौरी वजह जो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने नहीं नोटिस की और ना ही रिपोर्ट की, वो ये भी थी कि आसिफ अली जरदारी जब हल्फ यानी बर्दारी के रोज वहां असेंबली गए हैं तो खान साहब अपनी सीट से उठकर उनसे मिलने गए, कुछ कदम चलकर उनकी जानिब बढ़े, उधर से वो भी बढ़े, और दोनों ने सेल्फीज वगैरह भी खिंचवाई और तस्वीरें भी खिंचवाई मुस्कुराते हुए। ठीक ठीक, नहीं सिर्फ जरदारी, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं, वो खान साहब नहीं मुस्कुराए। इमरान साहब का तो छोड़े ना कि अगर उन्होंने वो मुस्कुराए या नहीं बहरा, लेकिन साथ खड़े होना और तस्वीर खिंचवाई, ही स्माइलिंग, तो उनके चेहरे पर भी एक था ना, वो तो लकीर तो थी ना बाबा। ये भी किस चीज का खौफ, पता नहीं क्या कहेंगे लोग, क्या आई डोंट थिंक सो। बहरहाल ही वो आई थिंक कि वो यूजुअल अपना एक वो जो अहम तरीन बात ये थी कि चलें जी खान साहब और आसिफ जरदारी या शहबाज साहब में टेंशन्स तो समझ में आती हैं, लेकिन अब कुल जमाती इत्तेहाद अपोजिशन का बनने के बाद उम्मीद ये की जा रही थी कि जी शहबाज शरीफ साहब जो है वो आसिफ अली जरदारी के पास जाएंगे, उनके साथ बैठेंगे। नो, दे डिड नॉट इवन शेक हैंड्स। तो वो ओके, असल बात अच्छा ये मैंने नहीं नोट, बिल्कुल दोनों ये ने हाथ बैठे थे, आपने ये देखा ना, इसलिए कि ऐसा नहीं हुआ। एक बात, फेयर इनफ। अच्छा, उन्होंने कहा जी देखिए वो तो इतनी भी कदर नहीं कर रहे हैं, तो वो ज्यादा बढ़ गई बात कि जी हम नहीं करेंगे। उन्हें अपनी मुसीबत पड़ी हुई थी, उन्हें मुसीबत ये पड़ी हुई थी कि जब मुस्लिम लीग का इजलास हुआ है तो उस इजलास में 3 या 4 बंदों को छोड़कर तकरीबन PMLN के हर आदमी ने शहबाज साहब को ये बताया, उन्होंने कहा कि जी आपका जो रवैया है ये बहुत सर्द है, हम जिन हालात से गुजर कर यहाँ तक पहुंचे हैं उसके होते हुए हमें जिस किस्म की अपोजिशन, जिस किस्म की एनर्जी हाउस में आज दिखानी चाहिए थी, आपने हमें वो दिखाने का मौका फराहम नहीं किया, जिसकी रिफ्लेक्शन आज फिर एहतजाज में, जिसकी फिर आज। ठीक, तो जब कल से ये बात चली कि जी वो इन्हें हटा बटा दें कि आप शहबाज साहब की बजाय किसी और को वजीर आजम नामजद करें, तो आज एक बड़ा कम से कम 15 से 20 के ग्रुप ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम ये करते हैं कि हम भी खुर्शीद शाह साहब को वोट नहीं देते। राइट, ओके, अब मैं जाती तौर पर, क्योंकि मैंने सारा दिन वहां गुजारा है, मैं जाती तौर पर कम से कम 3 या 4 पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उन MNAs का फोन मैंने खुद सुना है जिन्होंने अपने कुछ साथियों को मजबूर किया कि वो हाउस में, मैंने खुद अपनी आंखों और कानों से, और मैं खड़ा था, और मैं इसलिए उनके नाम नहीं ले रहा कि उन्होंने भी रिस्पेक्ट की, वो ये उन्हें पता है कि नुसरत जावेद जो भी हो जाए मुझ में हजारों बुराइयां होंगी, मैं सहाफती अखलाकियात, ठीक है फाइन, आप तो मैंने ना मैं उनके नाम ले रहा हूँ, ठीक है, जो फोन कर रहे थे ना उनके नाम ले रहा हूं जिनको फोन किए गए, वो आए और उन्होंने अपनी पूरी तादाद में इनको वोट दिया। आपके ख्याल में लेकिन लिहाजा व्हाई डिड दे डिसाइड टू डू दैट, कि उन्होंने क्यों अपने लोगों को राजी किया कि जाए उनका ये ख्याल था कि हम अगर अपनी तरफ से ये जेस्चर देंगे तो शायद
यानी पीपल्स पार्टी वाले कहेंगे कि यार चलो जो भी है इन्होंने हमें तो वोट दिए, तो अब हमें भी जवाबन दे दें, क्योंकि जीतना और हारना तो अब कोई इसमें गुंजाइश ही नहीं है। देखिए ये खेल शुरू होता है इंडिपेंडेंस के साथ। इंडिपेंडेंस को दोनों ने लिफ्ट नहीं कराई पहले, कभी जो भी है वो आ जाए, वो जहांगीर तरीन साहब के हो लिए। बिल्कुल। उसके बाद आ जाती हैं जमातें। जमातों के सिलसिले में भी कोई खास इनिशिएटिव नहीं दिखाए गए, ठीक है, वरना ना नून ने ना पीपीपी ने। उसकी बात भी आती है समझ में, मतलब बाप जो है बीएपी बलोचिस्तान की, उसके बारे में बलोचिस्तान दिल में होगी आसिफ जरदारी को ये खार कि बच्चों ताने मैंने सुने संजरानी वंजरानी के ये वो, और तुम लोगों ने दुकान अपनी लगा ली अलग। सो एक होता है ना। एमक्यूएम के बारे में सोचा होगा कि अच्छा भाई साहब अगर आपको डील मिलती है तो कह ही दिया था ना, फिर करें आप उधर तो आप कर लें, ठीक, तो चिल करो, जल्दी क्या है। इन्होंने गालिबन थोड़ा बहुत पहले कोशिश की अपने तौर पर कि पंजाब में उधर फोकस रहा, जब देखा कि नहीं दाल नहीं गलने वाली तो आखिरी लम्हात पे उन्होंने भी हाथ धो दिए। तो ये कहना कि जी खुर्शीद शाह साहब के जीतने के इम्कानात तो उसी दिन ही नहीं थे जिस दिन निस्बतन कमजोर नजर आने वाले असद कैसर साहब को तहरीक इंसाफ ने प्लेस किया। फिर उनको पता था ही इज गॉट द वोट्स। असद कैसर साहब की नामजदगी इटसेल्फ ये इंडिया दे रही थी कि तहरीक इंसाफ को 100% यकीन है कि उनका कैंडिडेट जीतेगा, वरना शाह महमूद कुरैशी को खड़ा करते। सही, कभी एक टफ फाइट को अगर एक्सपेक्ट करते। नंबर 1। दूसरी जो बात थी, अब जो सरप्राइज जो असल देखने वाली थी वो ये है कि हमें बताया ये जा रहा है बहुत दिनों से कि जी लोग कम से कम 20 से 22 के करीब पीएमएलएन में ऐसे हैं जो ये महसूस करते हैं कि नवाज शरीफ के बयानिया या उसके लिए अगर कोई जो सिंपथी वगैरह है उसकी वजह से हम कौमी असम्बली तो आ गए। अच्छा। और बड़ी हाड़ा हुड़ी और बहुत हीट एंड डस्ट के बाद यहाँ आए। अब भाई साहब हमें काम करने दें, इत्मीनान से कोने में बैठ के दही खाने दी जाए। अच्छा, ओके। अब वो लोग एक्सक्यूज मी वजीर आजम के इंतखाब के रोज ओपनली खुल कर नहीं आ सकते थे। बिल्कुल सही। तो उनके पास ये मौका था ये शो करने को कि जनाब बस बहुत हो गई। ये एक बेहतरीन मौका था कि वो लोग वोट दे देते असद कैसर साहब की हमारे। ऐसा तो नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ। सो उस हवाले से महसूस ये हो रहा है कि पीएमएलएन की मतलब आज बहुत सारे लोग जो है ना वो ये 176 वोटों का जिक्र करते हुए और पीपल्स यानी कि पीएमएलएन को आज नाकाम और नामुराद साबित लेकिन आई थिंक इससे तो ये पता चला पीएमएलएन इज स्टिल यूनाइटेड। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि आज के वाक़े से एक के शहबाज साहब को वहाँ भी जाना पड़ा, वहाँ भी थोड़ा सा शोर शराबा हुआ जिसमें प्रवोक होके फवाद चौधरी साहब जो अभी हुकूमत में नहीं आए हैं उन्होंने कहा अच्छा बच्चों अगर यही करोगे तो हम सोचेंगे जेल में ट्रायल की। वैसे वाकई व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट टू गिव। अभी तो आप आए भी नहीं हो यार, ये तो खुदा जब हुस्न देता है नहीं। और अब वो एहतजाज पे वही लोग जो कितने अरसे तक करते रहे। अरे भाई खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। एनीवे तो उन्होंने एक तो ये हुआ जो बात मैं समझता हूँ कि आज की और उसके बाद जिस तरह इलेक्शन के बाद जब स्पीकर के इलेक्शन के रिजल्ट बता दिया या सादिक साहब ने तो जो तकरीर मुर्तज़ा अब्बासी ने की उस दौरान जिस तरह नारे लगे जिस तरह इन्होंने पोस्टर्स लहराए वो काफ़ी अग्रेसिव थे। ठीक है, तो दे डोंट नीड टू गिव इन टू पीपल। और उसमें से काफ़ी हम लोगों को अपनी मजबूरियों की वजह से तकरीबन तमाम चैनल्स को कट करना पड़ा। हाँ, नहीं दिखाया क्योंकि जाहिर है कि अगरचे लेकिन वो हुआ है। इससे साबित ये हुआ कि अभी भी पीएमएलएन की जो मेन स्ट्रीम है वो ठीक उसमें हमारी तवक्कुआत के बरक्स हॉकिश अप्रोच ज्यादा है। दे हैव यानी कि सम फाइट लेफ्ट इन देम। फाइन, शहबाज साहब में अभी भी है या नहीं मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ओके, सो दैट वुड मीन दैट देन दे वुड नॉट पीपल्स पार्टी जो कि अपना कैंडिडेट बदलो फिर तो मेरा ख्याल में ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरा ख्याल है ऐसे नहीं होगा। अब ज्यादा इंटरेस्टिंग अब दो ऑप्शन रह जाते हैं। अब ऑप्शन भी ये रह जाते हैं
کہ پیپلز پارٹی بھی اپنا ایک امیدوار کھڑا کر دے, رائٹ, اوکے, پی ایم ایل این بھی اپنا ایک امیدوار کھڑا کر دے, اور ظاہر ہے کہ تحریک انصاف سے تو ہے ہی, رائٹ, تو اس میں یہ ہوگا کہ وزیر اعظم کا انتخاب 2 مراحل میں ہوگا. اچھا, پھر ایک سیکنڈ راؤنڈ کرنا پڑے گا, کیونکہ جب تینوں میں ہوں گے تو پھر وہ جو ظاہر ہے 2 ٹاپ ہوں گے جو یقیناً کہ شہباز صاحب اور عمران صاحب بھی ہوں گے, بالکل, تو اس وقت وہ کیا کریں گے, سسٹین کریں گے یا پھر شہباز صاحب کو تب ووٹ دے دیں گے. آخر بریک کا کہہ رہے ہیں, چلیں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہے گا. میں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان_. تو میں جیسے بریک پر جانے سے پہلے عرض کر رہا تھا, اٹک سے کال ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. میں عباس بول رہا ہوں جی اٹک سے. جی بھیا. سر آپ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ 3 کینڈیڈیٹ ہوں گے, تو میں نے کہا جی دیکھنا ہوگا بھیا, دیکھنا ہوگا, ہو سکتے ہیں جی 3 کینڈیڈیٹ ہوں مثال کے طور پہ, تو پھر اس کے بعد پھر 2 کینڈیڈیٹ کا مقابلہ ہوگا فائنل, پھر پیپل پارٹی کیا کرے گی. ایسا نہیں ہوتا, اگر 3 کینڈیڈیٹ بھی ہوں تو پہلا کینڈیڈیٹ اگر 172 ووٹ لے جائے نا تو پھر دوبارہ ووٹنگ نہیں ہوتی. اچھا سر, اگر 3 کینڈیڈیٹ میں نا بہت شکریہ آپ مجھے اسمبلی رولز, ارے بھیا بہت شکریہ مجھے اسمبلی رولز بتانے کا, میں آپ کا شکر گزار رہوں گا, لیکن میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ ایک پاسبلٹی تو ذہن میں رکھنی پڑتی ہے نا. ابھی تو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے خیال میں عمران خان صاحب کو کم از کم 182 ووٹ تو ضرور پڑیں گے, کیونکہ جو سوری صاحب کو ملے ہیں اتنے ووٹ تو انہیں بھی ملنے چاہیے نا, جو ڈپٹی اسپیکر کے لیے, کیونکہ 176 تو ویسے ہی اسپیکر کے ہوئے, لیکن اس میں 8 جو ہیں الیکشن, شازیہ مری وہاں پہ جو ہیں وہ بہت انہوں نے فساد برپا کر رکھا تھا, کیونکہ فولڈ کرتے ہوئے وہ کچھ معاملات ہو رہے تھے, اور شازیہ مری بہت اسپریٹڈ ہیں, تو اس کی وجہ سے ہمارا پہلے خیال تھا کہ شاید وہ جھگڑا اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ وہ ووٹ اپوزیشن کے تھے جنہیں عمر ایوب جو کہ ریپرزینٹ کر رہے تھے تحریک انصاف کو, وہ رد کر رہے ہیں. لیکن جب عمر ایوب بات میں نکلے تو وہ جس طرح پرویز خٹک کو ایکسپلین کر رہے تھے, تو اس سے مجھے شبہ ہوا کہ شاید وہ ووٹ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کی حمایت میں ڈلے تھے اور شازیہ مری انہیں مسترد کر رہی تھی. اور وہ بات تھوڑی سی اب ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن کے بعد کلیئر ہو گئی, کیونکہ 176 ووٹ لیے تھے اسد قیصر صاحب, اور انہوں نے 183 ووٹ لیے ہیں, یعنی 7 ووٹ زیادہ لیے ہیں سوری صاحب. تو بس پھر سمجھ میں تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ جو 8 یعنی we can safely presume کہ جو 8 مسترد کیے گئے ان میں 7 غالباً, تو کم از کم عمران صاحب کو 183 ووٹ تو لینے چاہیے. لیکن the very fact کہ 3 الگ الگ کھڑے ہوں تو وہ بھی itself ایک میسج جائے گا نا, ٹھیک ہے نا, کہ بھئی یہ راہیں جدا ہو, کچھ اور ہو گیا, کوئی اور ایشو بھی کچھ بھی نہیں, کہ راہیں جدا ہو, وہ تو خیر بالکل کلیئر میسج جائے گا, وہ تو کلیئر میسج جائے گا. اب اس کے ویسے بھی تیسرے کینڈیڈیٹ کی بھی آپ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے, we're not sure کہ پیپلز پارٹی ایسا کرے گی یا نہیں, ابھی اس بارے میں کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں مسلم لیگ رات کو فیصلہ کر دے کہ اچھا ہم اس کو کھڑا کر رہے ہیں, رائٹ, یو نیور نو. I don't think میرا اپنا خیال ہے کہ مسئلہ اب شاید وزیر اعظم کا نہیں رہا. پھر مسئلہ یہ ہے کہ مسلم لیگ لیڈر آف دی اپوزیشن کس کو کرتی ہے. وہ بھی شہباز صاحب ہی کہا تھا نہیں بی بی, کہہ تو یہی رہتے نا کہ دونوں کینڈیڈیٹ وہی ہوں گے. وہ پھر بعد میں اس معاملے میں پھر وہی کہہ رہا ہوں, کچھ چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں ہم لوگ خامخواہ کی ہائپ بناتے ہیں. اوکے, عمران خان صاحب کے نامزد کردہ سوری صاحب نے 183 ووٹ لے لیے. فائن. اب جمعے کے دن وزیر اعظم کے لیے الیکشن ہونا, وہ تو سیکرٹ بھی نہیں ہونا, اس میں تو دائیں یہ ادھر اس طرف جائیں گے, وہ اس طرف جائیں گے. تو ایک بات تو طے ہے کہ 183 ووٹ تو ہر صورت میں ملنے ہیں خان صاحب کو. اب اس میں 1 2 3 زیادہ ہو سکتے ہیں, کم نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک.
क्लियर हो गई ना बात। तो शहबाज साहब हों या कोई और भी बंदा नामजद कर दे तो उनके इंतखाब का तो कोई अब इम्कान ही नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं, दुरुस्त। लेकिन ये सारी बारगेनिंग का शायद मकसद ये है कि जी अच्छा आप अगर ये यूनिटी की फजा बरकरार रखना चाहते हैं तो ऐसा कीजिए, किसी और शख्स को सोचिए जो कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। ओके, क्योंकि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का तो इंतखाब नहीं होना, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो तो सीधा साधा स्ट्रेट अवे स्पीकर जो है असद कैसर साहब, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर को कहेंगे कि साहब आपकी जानिब से कौन कायदे हिज़्ब बिल्कुल इख्तिलाफ ठीक है। होगा। अब ये शहबाज साहब की मर्जी है, वो कहें कि मैं हूंगा, या यही अमल एक और बात है वो सेनेट चेयरमैन को भी दोहराना पड़ेगा, क्योंकि सेनेट में अब अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गई। अब वहां पे इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं शेरी मज़ाक। बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल है, रहमान साहिबा, और सॉरी चूंकि वो आज बहुत नुमाया थी शेरी मज़ारी में, सॉरी वो यदि शेरी साहिबा भी नाराज हो जाएंगी, खैर वो तुम्हें दोस्त हैं, मुझे माफ कर देंगे। शेरी रहमान जो हैं, मुझे शुबा है कि वो आज रात अगर इनका मामला तय न हुआ तो शायद वो खुद ही रिजाइन कर देंगे, ताकि आसानी से नया जो है वो अपना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग जो भी है नॉमिनेट कर दे। ठीक। तो इस सूरत हाल में सेनेट और कौमी असेंबली दोनों में पीपल्स पार्टी तीसरी बड़ी जमात की सूरत मौजूद होगी। ये उसी तरह की पोजीशन है जैसी गुज़श्ता 5 बरसों में टेक्निकली अगर आप पार्लियामान में नंबर के एतबार से जाएं तो वो पीटीआई। बिल्कुल ठीक है, ये अभी तक जो है वो सूरत हाल। ठीक, हाँ पीटीआई थी ऑपोजिशन बेंचेस में, लेकिन देखना है, लेकिन ये एक वक्ती सी बात है। लेकिन एक मैं वो जैसे आपने ये आखिरी खबर डाली, क्योंकि उसको लोग पहली वाली से रिलेट कर रहे हैं ना नुसरत साहब, की वजह यही है कि वो असल में फंस गए हैं जरदारी साहब, तो अब वो हाँ, जो है वो पीटीआई से दोस्ती कर रहा है। आपने लिखा क्लोज एड। हाँ, अच्छा, वो दावा करते हैं कि भाई मैं इसको जानता हूँ, कारोबारी आदमी, गलत कहते होंगे लेकिन वो दावा तो क्लोज एड तो उस सूरत में होते ना कि अगर उन्होंने हुकूमत पे रखा होता या वो पीपल्स पार्टी में रहे होते, तो ये मुझे आप चलें क्लैरिफाई कर देना चाहिए। अब ये है कि बहुत दिनों से मैं आपको दोबारा रिपीट किए चले जा रहा हूँ, अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि चूंकि ये FIA एक्शन में है, तो लिहाजा ये आसिफ अली जरदारी साहब किसी हिकमत अमली के तहत नहीं, अपने आप को बचाने के लिए इमरान हुकूमत के साथ ताउन करने पे मजबूर, और चंद उन्हें मिनिस्ट्रियां भी मिल जाएंगी बहुत जल्दी और सब अच्छा हो जाएगा। तो मैं इस बात पे एतबार नहीं करता। अच्छा चले, ओके। इसलिए बीबी कि अब अनवर मजीद ये पकड़ा गया है, सब कुछ बता देगा। हाँ, तो पहले भी कितने तो भाई पहले डॉक्टर आसिम पकड़े गए थे, उन्होंने कहा बस जी तोते की तरह बोल रहा है, और टक उजैर बलोच, फिर वो पता नहीं मंजूर काका, इस्माइल ढारी, एक और कोई इस्माइल कोई और था, केरी कोई नाम था उसका। अच्छा, ये अब अनवर मजीद, हुसैन लवाई ये भी हो गए, तो पता ये चले कि वही उजैर बलोच वाली कहानी निकले। तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ा, मैं विद एन ओपन माइंड। तो फिर पीपल्स पार्टी क्या रोल अपना मैं विद एन ओपन माइंड मैं ये सोचता हूँ। अब मैं इस हवाले से फर्ज करें आप पीपल्स पार्टी है, थिंक बिग। हाउ ओल्ड इज आसिफ अली जरदारी, अपना बिलावल? 28-29 इयर्स ओल्ड, बिल्कुल 30 साल से कम उसकी उम्र है। हाँ ठीक है। उसका क्या जाता है ये असेंबली 5 साल चले और वो पार्लियामान में एक एक्टिव रोल अदा करे? बिल्कुल भी नहीं जाता, बहुत अच्छा है उनके लिए। जलसे भी मीनवाइल करे। हाँ, कब नेक्स्ट इलेक्शन 29 और 5 कितनी उम्र होगी मौसूफ की? 34। सो अगला इलेक्शन भी उनकी पार्टी ना जीते, सही फिर कितनी होगी? 39। हाँ वो तो he has time on his side। बिल्कुल सही बात है। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
में ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल_पाकिस्तान_। अच्छा, अब इसमें जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम की तरफ आने से पहले मैं सिर्फ ये बता दूं कि अभी ब्रेक में किसी साहब ने, मैं नहीं जानता, बिलावल साहब के कुछ चाहने वाले होंगे, उन्होंने करेक्शन करने की कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1988, लिहाजा अगले महीने वो 30 के हो जाएंगे। मैं 29 कह रहा था ना। हाँ, तो फिर 5 साल बाद वो अरे भैया करेक्ट करते हैं ना तो लोग। उससे क्या कोई इम्प्लीकेशन तो नहीं है इसकी? वजीर आजम बनने में क्या रुकावट है अभी इस वक्त? नहीं, उनकी उम्र से हो जाएगी। मैंने 29 क्यों कहा? ये कहना था कि अगले महीने। तो अच्छा है, नौजवान उम्र में नेशनल असेंबली में आ गए हैं, तो लोग क्या उम्र कम करते हैं? इसमें मैं क्या, वो होते हैं लोग, उनके अपने एक होता है अंदाज के भी, वो यानी कि करेक्ट रखें लोगों को। खैर, वो मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि बुनियादी बात जो हमारे समझने की है, जो आज लोग नहीं समझ रहे हैं, और मुझे अफसोस हुआ कि फवाद चौधरी जैसे मेरे तजुर्बाकार दोस्त, मैं तजुर्बाकार उम्र के हवाले से नहीं कह रहा, उनकी सियासी एक्सपीरियंस, तो असल मसला रिफॉर्म्स का जो है, अगर आपने तो कानून साजी के जरिए करनी है तो 183 क्या 190 वोटों से भी जुमे के दिन खान साहब वजीर आजम मुंतखब हो जाए तो कानून साजी के लिए आपको सेनेट से रजू करना है, कौमी असेंबली से पास करवा। बिल्कुल ठीक है। वहाँ आपके टोटल मिला के गलबन इस वक्त, फिर कोई करेक्ट कर देगा या नहीं, क्योंकि हम तो नोट्स वगैरह के साथ नहीं करते हैं, गलबन 14 रुकन है। अच्छा, या 12 है, 12 से 14 के दरमियान। ठीक, 7 शायद बाप के हैं तो ठीक है, हाँ 19 हो जाएंगे। जब भी ये 104 का हाउस, तो आप कानून साजी कैसे करें? ठीक है, नहीं कर सकते, आपको सबको मिलाना पड़ेगा इस काम के लिए, या कम से कम एक जमात को। बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो नून लीग तो नहीं होगी, जो जाहिर है कि पीपल्स पार्टी ही होगी। हाँ, दूसरी सूरत में आपको कुछ ऐसे फौरी इक़दाम करने होंगे कि जो आप बतौर हुकूमत उठा भी लें, उनका इम्पैक्ट भी नजर आए, लेकिन वो इक़दाम उठाने के लिए आप पार्लिमान की मंजूरी के मोहताज ना हो। सही। अब वो क्या हो सकते हैं, मुझे 3-4 बताए गए। अच्छा, क्योंकि फिर सहाफ़ती अखलाकियात की मजबूरी, मैं उनका जिक्र अभी नहीं कर सकता। ऑल राइट। लेकिन वो यानी 3 जो मेजर बताए गए हैं, उसमें मेरा अपना ख्याल है कम से कम 2 जो हैं वो काफी गैर मकबूल भी हो सकते हैं। अच्छा, ठीक। अपने इकोनॉमिक इम्पैक्ट की वजह से सही है, समझ में। वो बैकफायर भी कर सकते हैं। साथ ही तमाम तर फील गुड फैक्टर के बावजूद जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही हैं, ये बात क्लियर होती जा रही है कि हमें जिस नौइयत की रकम दरकार है, हाँ, वो तो एक ही जगह से मिल सकती है, वो सिर्फ IMF से। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, IMF ने बगैर कंडीशनैलिटी के पैसे नहीं देने। बिल्कुल ठीक है। बाकी तो सब ये कहने की बात है ना जी, बॉन्ड दे दें, चीन इतने कर देगा, वो कर देगा। और फाइनेंशियल टाइम्स का अभी मैं कहीं पढ़ रहा था आने से पहले, एक साहब का दावा था कि असद उमर साहब ने फाइनेंशियल टाइम्स को थोड़ी ही देर पहले कहा है कि जी चीन से हमने कतई कोई इजाफी कर्जे के लिए रुजू नहीं। अच्छा, तो वो खबर भी गलत है जो चल रही थी काफी दिनों से। हाँ, कि उसका दावा है उनका। आजकल चूंकि फेक न्यूज, बट आई कैन सेफली प्रिज्यूम, क्योंकि आपको कम से कम फौरी तौर पर $14 अरब किसी के पास नहीं है कि आपको फौरन ट्रांसफर कर। ज्यादा प्लॉजिबल यही है कि वो ना दें, देने से ज्यादा। ये तो बहुत ही अजीब बात हो, चीन का ये ले लो, IMF के पास ना जाओ, ऐसा कोई क्यों करेगा नुसरत साहब? क्यों करेगा? मतलब कौन लोगों के पास, और चीन ऐसा तो करता दूसरा ये कि अच्छा, अब जब वो करेगा तो वो यकीनी तौर पर भी कुछ ना कुछ कंडीशनैलिटीज लाएगा IMF। हाँ, और उन कंडीशनैलिटीज की वजह से कुछ चीजों की महंगाई तो हर सूरत बढ़नी। हाँ, वो तो बिजली, ये पेट्रोल, डेफिनेटली सब एक बड़ी पुरानी उनकी वो डिमांड है। अब इसमें खुदा न खास्ता ट्रंप ने नवंबर का कह रखा है कि जी ईरान से कोई भी तेल ना खरीदे, और
जो भी मुल्क खरीदेगा उसके साथ भी हम अपना तजारती लेन देन बंद कर देंगे। अब उसमें हमें ये बात जो हम लोगों को बताते नहीं है, हमारी बरामदात दूसरे ममालिक में पहले ही बहुत कम है। टॉप का जो सेक्टर है हमारा टेक्सटाइल, उसकी सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका है, बिल्कुल। और फिर यूरोपीय यूनियन आती। बिल्कुल। फर्ज करें कि हम तेल, एक तो अगर सऊदी अरब ने हमारी मदद करनी है तो हम कैसे ईरान के साथ बेहतर इकोनॉमिक अंडरस्टैंड ना, ये बैलेंस तो नहीं क्रिएट हो सकता। really on the agenda नुसरत साहब ईरान के साथ। और अगर वो भी नहीं है तो ठीक है, हमें सऊदी अरब डिफर्ड यानी पेमेंट वगैरह पे तेल कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो सैंक्शंस टाइटन होना शुरू हो गई तो उसका तेल का आना और बाहर से जो हमारी चीजें हैं उनका भी तो इम्पैक्ट आएगा ना। तो एक महंगाई का एक सख्त पीरियड आने वाला है। ठीक, इकोनॉमी के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं। अच्छा, अब इस वक्त अर्जेंटीना, टर्की, जिनकी मईशतें हम दोनों के मुकाबले में बहुत खुशहाल और बहुत ताकत और बहुत सॉलिड रही हैं, वहां पे बाकायदा सड़कों पे एहतजाज हो रहे हैं। अभी टर्की में शुरू नहीं हुए लेकिन पैनिक मच चुका है। रोमानिया में है। ठीक, उस सूरत हाल में हमें आज के नंबर्स के बारे में बहुत ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। ठीक है, राइट, बिकॉज उससे आगे क्यों? मुश्किलात हो सकती कि देखिए, आप उन्हें अपनी तरफ से राइट ऑफ कर दें, लेकिन अगर मुस्लिम लीग एन सख्त पोजीशन रखे अपनी हाउस में, तो जो जमातें बाहर रह गई हैं, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, PMKP, वो स्टेट एजुटेशन में तो हाँ बिल्कुल कर सकती हूँ, अगर वो नहीं है तो और क्या करेंगे फिर। तो उसमें मैं समझता हूं कि इन सब जमातों को इन चीजों पर भी गौर करना होगा आगे। और मैं अभी भी ये कहता हूं कि चूंकि ऐलान किया था तो अब पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह साहब के लिए वोट ले लिए, तो कर लें शहबाज तो आप शरीफ को। शहबाज साहब को भी दे दें भाई, क्या है, चले, कड़वा घोंट पी लें, कड़वा घूम पी लें। चले अगर आप इस पे ही फिर अपने प्रोग्राम को खत्म करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।